और बहुत से अच्छे कामयाब स्टूडेंट्स जिनके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, वो अच्छी जॉब या अच्छे कैरियर के पीछे ग्रेड्स और इस रेस में इसलिए पड़ जाते हैं कि उनका वो जो टैलेंट जो माशरे के अंदर एक मुस्बत और एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। साइंटिस्ट हैं जिनमें अबू अली सीना, अल-ख्वारिज़मी और अब्दुल कदीर ख़ान, अरफा करीम, और फिर अरफा करीम के साथ मेरा फ़ोटो बनाया गया। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात भी है। और ये कॉलेज की वो मोहब्बत, वो शफ़क़त, वो तमाम ट्रेनिंग, वो स्किल्स जो मुझ में यानी ट्रेन किया गया, नरिश किए गए मुझ में जिन्ना कॉलेज की तरफ से, तो वो उसके एजाज़ में उन्होंने बनाया। डिबेटिंग सोसाइटी अपने डिपार्टमेंट से लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन होता था अगर सामने से कोई बड़ा आ रहा होता था तो सिगरेट छुपा लिया जाता था। लेकिन अब वो तमीज़ और तहजीब के वो जो दायरे ख़त्म हो गए हैं में आज है मुझ में, या जो कॉन्फिडेंस या जो स्किल्स है मेरे अंदर, तो उनको पॉलिश करने में मेरी फैमिली की सपोर्ट के बाद अगर किसी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म, वो ग्राउंड्स, वो फैसिलिटीज़ दी हैं तो वो जिन्ना कॉलेज है। लॉ के बारे में मुझसे मेरे चूँकि एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि मैं एक अच्छा जज बनूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट विजन पाकिस्तान। मैं हूं हमजा एहसान। मेरे साथ आज हज़ारा यूनिवर्सिटी के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट बैठे हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर भी हैं। ना सिर्फ हज़ारा यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बल्कि कई दफ़ा अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। सो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकराम खान स्वाति। इकराम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जो थैंक यू टू यू कि आपने मुझे बुलाया। इकराम, मैं समझता हूँ कि हज़ारा यूनिवर्सिटी में आपको सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो डिबेटिंग सोसाइटी का एक मेंबर के तौर पर भी, और हज़ारा यूनिवर्सिटी को आपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट भी किया और अवार्ड भी हासिल किए इस वजह से। तो मैं यहीं से स्टार्ट ले लेता हूँ। पिछले 1-2 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि आप कॉम्पिटिशन्स में भी नहीं जा रहे और सोसाइटीज़ की गैदरिंग्स में भी नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह? बहुत अच्छा सवाल। इस तरह है कि गुज़िश्ता 3 माह तो हमारी छुट्टियाँ रही, और अभी चूँकि 15 से 20 दिन हुए क्लासेस के, तो चूँकि यूनिवर्सिटी की जो डिबेटिंग सोसाइटी थी उसमें मैं एज अ मेंबर काम कर रहा था, तो बीइंग अ प्रोफेशन इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने डिपार्टमेंट की एक सोसाइटी स्टार्ट की जाए। और चूँकि हमारी एक सोसाइटी है भी लॉ मूट सोसाइटी, तो मैं एक डिबेटिंग सोसाइटी अपने डिपार्टमेंट से लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसको ऑफिशियली इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में मैं लॉन्च करूँगा। उसको इब्तिदा करूँगा उस डिबेटिंग सोसाइटी की, जिसमें मैं पार्लियामेंट्री स्टाइल और जितने भी डिबेटिंग स्टाइल्स हैं, डेक्लेमेशन, उन सब को इंट्रोड्यूस। वेल, मैंने स्टार्ट ही बड़ी सीरियस डिस्कशन से ले लिया। मैं आपको ये बताना तो भूल गया कि इकराम मेरे स्कूल मेट है। मैं इनको बहुत स्टार्ट से जानता हूँ, व्हेन वी वर इन क्लास नर्सरी और प्रेप। तो इकराम, मैट्रिक और एफएससी के बाद जो आप लॉ में आए, ठीक है, आपके बाबा बहुत ज़बरदस्त लॉयर हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो आपका लॉ में आना वजह बाबा थे या कोई और इंस्पिरेशन थी? अच्छा, चूँकि शुरू ही से मैं अपनी फैमिली में और अपने स्कूल में एक अलग आइडेंटिटी रखता था, और वो आइडेंटिटी यही होती थी कि मैं हमेशा एक अलग आइडियोलॉजी के साथ लोगों की बात करता था। तो मेरे जितने भी टीचर्स थे उन्होंने मुझे यही नसीहत की थी कि बच्चे हम कोशिश करना कि आप सोशल साइंस में या ऐसे सब्जेक्ट में जाना जो कि आपको आपके जो नेचर है उसको सपोर्ट करें। तो चूँकि मैं बाबा को भी देख चुका था, मेरे ग्रैंडफादर लॉयर थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा फेवर जो सब्जेक्ट लगा वो लॉ ही लगा। और लॉ में आने के बाद मुझे ये खुशी है कि मेरी नेचर को एक जस्टिफाई कर रहा है ये सब्जेक्ट, और ये फील्ड जो है ये इटसेल्फ एक खुशी भी होती है लोगों के काम आना। तो प्रोफेशन ऑफ लॉ जो है, या बीइंग चूजिंग दिस सब्जेक्ट के लॉ में लॉ करूँगा और लॉयर की या आगे जो भी जुडिशरी में जाता हूँ, तो वो यही था कि वो जो मेरे अंदर एक खिदमत का एक जज्बा उसको कहते हैं, या मेरे अंदर मुझे जो खुशी मिलती है वो इंसान के काम आने से है, तो वो इस प्रोफेशन की तरफ मुझे खींच लाई। मैं ये समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग की ये जो पावर है या ये जो टैक्टिक्स हैं, ये स्कूल से ज़्यादा, स्कूल का भी किरदार होगा, कॉलेज का भी, लेकिन सबसे बड़ा किरदार अदा करती है फैमिली। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इस तरह है कि मैंने बहुत से अपने क्लास फेलोज़, अपने स्कूल फ्रेंड्स भी देखा है कि वो अब इंजीनियरिंग करना चाह रहे होते हैं लेकिन मेडिकल चूज़ कर लेते। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन ने कहा होता है, या उनके दादा चाहते हैं या दादी चाहती हैं कि जी बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन बच्चा खुद क्या चाह रहा है, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा किरदार कौन अदा कर सकता है? वो फैमिली। वो फैमिली इस तरह है कि फैमिली अपने बच्चों को, जिस तरह आज अगर बच्चा डिमांड करता है कि जी मुझे 30,000 का मोबाइल लेके दिया जाए, तो वो ले देते हैं, लेकिन वो बच्चे को उसके कैरियर के लिए अच्छा मशवरा देना, उसके साथ बैठकर डिसाइड करने में हेल्प करें। एक तो चीज़ें इन्फोर्स ना करें, यानी इन्फोर्स डिसीजंस ना हो।
हमारे पेरेंट्स में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसी फैमिली से हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंस दी गई अपने डिसीजन में, लेकिन मैंने मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं यानी उन पर डिसीजंस फोर्स किए गए, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हैं। हाँ, भी यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन्स हुए हैं, बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमें बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्च करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज जो न्यू आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, उस दिन हमारे एक प्रोफेसर साहब उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने हमें एक बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पढ़ाई के अंदर कामयाब हो, हाँ। या हर इंसान एक अच्छा स्टूडेंट हो इन अ सेंस कि वो अच्छे ग्रेड्स ही लाएगा, ग्रेड्स, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर होगा। यानी अगर एक बंदा एक अच्छा स्टोरी टेलर है तो उसको उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई को साथ लेकर चले। तो मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स को अपने अंदर की जो हिडन टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद उनको उस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारे थोड़ी सी मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स की भी थोड़ी सी गलती है, वो उनको ग्रेड और जीपीएस के पीछे ही कि भाई आपने ग्रेड्स लेने ये करने, तो स्किल्स उनमें कैसे डेवलप होंगी? अच्छा, हमजा इस तरह है कि ये जो ग्रेड्स और ये चीज़ है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ ने तबाही में की हुई है। यानी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो नौजवान हैं, उनको ग्रेडिंग और स्कोर्स और पोजीशंस के अंदर इतना इन्वॉल्व कर दिया गया है कि वो इस चीज़ से बाहर आ ही नहीं रहे। और बहुत से अच्छे कामयाब स्टूडेंट्स जिनके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, वो अच्छी जॉब या अच्छे कैरियर के पीछे ग्रेड्स और इस रेस में इसलिए पड़ जाते हैं कि उनका वो जो टैलेंट जो माशरे के अंदर एक मुस्बत और एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि वो इस रेस में इतना पढ़ चुके होते हैं कि उन्हें वो टैलेंट, वो जो स्किल्स हैं, उनका पता ही नहीं उनका पता। अच्छा इकराम, थोड़ी सी जिना की मेमोरीज़ को भी रिकॉल कर लेते हैं, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, तो जिना के कुछ मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर करें। और सबसे पहले ये मुझे बताएं कि जिना के अंदर, क्योंकि मेरे बाद काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजरा है, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, करिकुलर एक्टिविटीज़ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीचेज़ और इसके अलावा वो उसमें तो आप मशहूर थे ही, इसके अलावा वहाँ पर क्या होता रहा फिर? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आपने हमें मिड में छोड़ दिया, मेरे ख्याल में 6-7 के करीब। मैं ग्रेड क्लास 1 से 2nd ईयर तक मैंने जिना में पढ़ा है, तो जिना मेरे लिए घर है। जैसे मैं घर में मैं ये कहता हूँ कि मेरी जी जो 18 या 19 ईयर्स ऑफ एज है, मैंने जिना जिस वक्त स्टार्ट लिया तो उस आपकी 19 ईयर एज है? जिना कॉलेज की स्पैन तक, 2nd ईयर तक बात कर रहा हूँ। मुझे ड्राई दिया नहीं। तो वो जो मेरे तकरीबन 12-13 साल गुजरे हैं वहाँ पर, वो वन ऑफ द बेस्ट डेज़ या वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ है। वो इस तरह है कि मैं बिल्कुल एक रॉ स्टूडेंट था, या मेरा वो जो टैलेंट था या जो चीज़ में आज है मुझ में, या जो कॉन्फिडेंस या जो स्किल्स है मेरे अंदर, तो उनको पॉलिश करने में मेरी फैमिली की सपोर्ट के बाद अगर किसी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म, वो ग्राउंड्स, वो फैसिलिटीज़ दी हैं तो वो जिना कॉलेज है। वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ के माली ने, वहाँ के चौकीदार ने, एवरीबडी वाज इन सपोर्ट ऑफ मी। यानी मुझे अगर कहीं पर किसी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमेशा मेरे साथ होते थे। अच्छा इकराम, जब हम वहाँ पर दोबारा हमारी रीयूनियन हुई हम लोग, तो वॉल ऑफ ग्लोरी पे मैंने आपकी एक स्टैचू देखा, उसकी क्या स्टोरी है? अच्छा, जिना कॉलेज के बाहर एक वॉल ऑफ ग्लोरी बनाएगी जिसमें 10 साइंटिस्ट, 11 साइंटिस्ट टोटल, वो 12 फ्रेम्स हैं। 12 फ्रेम्स, yeah. उसमें 10 लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं जिनमें अबू अली सीना, अल-ख्वारिज़मी और अब्दुल कदीर ख़ान, अरफा करीम, और फिर अरफा करीम के साथ मेरा फ़ोटो बनाया गया। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात भी है। और ये कॉलेज की वो मोहब्बत, वो शफ़क़त, वो तमाम ट्रेनिंग, वो स्किल्स जो मुझ में यानी ट्रेन किया गया, नरिश किए गए मुझ में जिना कॉलेज की तरफ से, तो वो उसके एजाज़ में उन्होंने बनाया। तो अगर वहाँ पर मेरी तस्वीर है तो वो सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं है, वो जिना कॉलेज का वो 12 साल की वो जो उनकी मेहनत है, वो उसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं नहीं हूँ, वो जिना कॉलेज की ट्रेनिंग है, या वो जो उनकी तालीम है, वो जो उनका एक मेथोडोलॉजी है, और वो जो जिस तरह ग्रूमिंग करते हैं बच्चों की, वो सारा। चले लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। इकराम, लॉ के हवाले से आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, अब नेक्स्ट अब आगे क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, लॉ के बारे में मुझसे मेरे चूँकि एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि मैं एक अच्छा जज बनूँ, जुडिशरी की साइड पे जाऊँ। वालिद साहब की ये ख्वाहिश है, पर वालिद साहब की इस ख्वाहिश को मैं चूँकि एज सच नीयत और इरादा नहीं रखता हूँ। हाँ, मैं एक अच्छा लॉयर ज़रूर बनूँगा इंशाल्लाह, अपने इस प्रोफेशन के अंदर एक अच्छा लॉयर बनने की कोशिश। आपने अच्छे लॉयर की बात की, तो मुझे ये बताएं कि अच्छा लॉयर कौन होता है? अच्छा लॉयर वो लॉयर होता है जो अपनी फील्ड के अंदर अपना बेस्ट
रोल प्ले कर सकता है।